गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। तो आज हम विज्ञान का पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु और अणु, उसका भाग 4। 1, 2, 3 भाग में हमने पढ़ लिया था अणु क्या होता है, कैसे दिखते हैं, परमाणु क्या होते हैं। परमाणु एक सबसे छोटी इकाई होती है, कैसे वो दिखते हैं, कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कैसे उसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं और कैसे उसके अंदर न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। तो हमने ये सारा पढ़ लिया था। तो आज इसका लास्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला टॉपिक, सरल यौगिकों का निर्माण। सरल यौगिकों का निर्माण हम कैसे करते हैं? जो यौगिक मैंने बताए थे कि अणुओं से मिलके बनते हैं यौगिक, तो उन यौगिक का जो निर्माण है हम वो किस तरह करते हैं और कैसे उसके जो रूल होते हैं, रूल्स जो हमारे IUPAC ने बनाए थे, वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न नियमों का निर्माण करें। ठीक है, अगर हम कोई भी रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसको इन नियमों के अनुसार हमें लिखना पड़ता है। पहला है हमारा आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, कि जो उसकी संयोजकता है। संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी। वैलेंसी मतलब मैंने बताया था कि अगर आखिरी जो कोश है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 3 उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। तो संयोजकता उसकी क्या होनी चाहिए, और आवेश जो है, जो उसका चार्ज है, वो दोनों संतुलित होना चाहिए। कि अगर 3 है, 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इधर माइनस चार्ज है एक पे, एक जो परमाणु है उस पर माइनस चार्ज है तो दूसरे परमाणु में प्लस चार्ज होना चाहिए, तो ताकि दोनों के दोनों संतुलित रहें। पहला ये है। दूसरा है, जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड। जब अधातु और धातु में दोनों में संयोजन होता है तो पहले जो है वो धातु को लिखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जो है वो क्या है? और ऑक्साइड। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि जो निर्मित होता है वो क्या होता है कि जो धातु का नाम होते हैं वो सूत्रों में पहले होता है, और जो बाद में होता है वो होता है अधातु। अब जैसे CaO सोडियम, Ca हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। फिर आयरन सल्फेट हो गया FeS। आयरन तो सबको पता है, जो आयरन होता है, आयरन मतलब जो हमारा लोहा होता है वो धातु होता है, तो उसको पहले लिखेंगे। और यहाँ पे ये Cu कॉपर, इसको भी पहले लिखेंगे क्योंकि ये धातु है। तो अधातु से पहले किसको लिखते हैं? हमेशा हम धातु को। अगर उसमें धातु और अधातु की संयोजकता हो रही है, मतलब उसका संयोग हो रहा है, तो लिखेंगे उसके अंदर हम। अब तीसरा है हमारा ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम आयन और कॉपर धातुएं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। समझ आ गया? जो अधातु है उन्हें दाईं तरफ लिखेंगे और जो धातु है उन्हें बाईं तरफ लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा, इससे समझ आ जाएगा। अब हमारा टॉपिक है द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक क्या होता है? दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सरल यौगिक के सूत्र लिखना। सरल यौगिक के सूत्र कैसे लिखते हैं हम देखो, मैं आपको उदाहरण के सहारे से बताऊंगी कैसे लिखते हैं। अब जैसे उदाहरण एक क्या कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। अब हाइड्रोजन जो होता है उसकी संयोजकता क्या होती है? 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और क्लोरीन 17 उसका संख्या होती है। तो अब इसकी जो तुम इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखो। 2, 8 कितने हो गए? 10, 7। तो आखिरी जो कोश है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उसको 7 देना नहीं है, उसको 1 लेना है, तो उसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो 1 लेगा, जो क्लोरीन है वो 1 लेगा, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता है, क्लोरीन की भी एक संयोजकता है। अब हाइड्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे, क्लोरीन की संयोजकता क्लोरीन के नीचे। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में गुणा कर दो। हाइड्रोजन को 1 से कर दो और क्लोरीन को इस वाले 1 से कर दो, तो क्या बन जाएगा सूत्र उसका? HCl। अब है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे निकालेंगे हम सूत्र। हाइड्रोजन का मैंने संयोजकता बताई है आपको, 1 होती है, और सल्फाइड सल्फर है उसकी 2 होती है, क्योंकि उसके आखिरी जो सेल है उससे उसकी संयोजकता 2 निकलती है। तो जो हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता 1 और सल्फर की 2, तो दोनों के बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ, तो बन जाएगा H2S। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब तीसरा उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, सभी को पता है 6 होता है, उसकी जो संख्या है वो 6 होती है, तो 2 और 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 होगी। क्लोरीन की संयोजकता मैंने ऊपर बताई आपको 1 होती है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कार्बन के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन के साथ 4। नेक्स्ट है हमारा आयनिक यौगिकों का सूत्र, मतलब फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं बताया था मैंने आपको, कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक वो आवेश लगता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम। इसमें पहले तत्व धातु होता है जो धनायन मतलब कैटायन, और दूसरा तत्व अधातु होता है जो ऋणायन मतलब एनायन बनता है। ठीक है, पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें पहले धनायन का संकेत मतलब Mg+, धनायन Mg क्या है, मैग्नीशियम धातु है और उसके ऊपर क्या लग गया, धनात्मक आवेश लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड, क्लोराइड पे माइनस लगेगा क्योंकि वो एक अधातु है, तो ऐसे बन जाएगा कि ये Mg हब जो मैग्नीशियम है वो हो गया आपका धातु, और जो Cl है वो हो गया अधातु। तो पहले धातु लिखेंगे फिर अधातु लिखेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था। Mg क्या है, कैटायन। ठीक है, कैटायन का मतलब क्या होता है, धनायन होता है जो, और Cl है हमारा ऋणायन। पर ऐसे लिखेंगे। इसके बाद कैसे लिख सकते हैं, जैसे Mg है, जो इससे पहले हमने ऐसे किया था सूत्र बनाने के लिए, उसमें हमने संयोजकता का इस्तेमाल किया था। इसके अंदर हम कैटायन और एनायन का मतलब आयन का इस्तेमाल करेंगे। तो Mg 2+ हो गया और Cl 1- हो गया। ठीक है, Mg की जो संयोजकता है वो 2 है, लेकिन 2 दे रही है या 2 ले रही है उससे हमें पता लगेगा। प्लस का मतलब कि 2 दे दिए मैग्नीशियम ने, और Cl जो धातु है वो देंगे, और जो क्लोरीन है मतलब जो अधातु है वो लेंगे। तो Cl ने 1 ले लिया अंदर, तो उसके ऊपर जो माइनस का है वो ऋणायन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg के पास 1 ही आ जाएगा, Cl के पास 2 आ जाएंगे, तो MgCl2 इसका सूत्र बन जाएगा। अब उदाहरण 5, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम का क्या होगा 3+, मतलब एल्यूमिनियम धातु है वो 3 देगा, और ऑक्सीजन जो अधातु है वो 2 लेगा, तो क्या बन जाएगा Al2O3। ठीक है, समझ आ गया सभी को कैसे होना है। अब जैसे NaNO3, ये परमाणु का आयन है जिसमें बहुत सारे आयन, 2 या 2 से ज़्यादा आयन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, Na जो हमारा सोडियम है वो 1 देगा क्योंकि वो एक मेटल है, धातु है। NO3 जो है ये हमारा अधातु, वो 1 लेगा, तो NaNO3 इसका जो सूत्र है वो बन जाएगा। समझ आ गया कि अगर जो देगा उसके ऊपर कौन सा धनायन आ जाएगा, और जो 1 लेगा या 2 लेगा, जितने भी लेगा वो उसके ऊपर आ जाएगा ऋणायन। तो ये ऐसे बनते हैं इसके सूत्र। अब नेक्स्ट है हमारा आणविक द्रव्यमान मतलब मोलिकुलर मास। आणविक द्रव्यमान क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको हम U से, यूनिफाइड जो है उससे हम उसको नापते हैं। जैसे 1 किलो होता है, किलो जो है उसको उससे नापते हैं, वैसे ही जो हमारा परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम नापते हैं यूनिफाइड मास से। ठीक है, यूनिफाइड जो है वो उसकी यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम होती है। तो शुरू करते हैं। अब मान लो मोलिकुलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है, जैसे मान लो H2O है, ये क्या है, मोलिक्यूल है, अणु है। ठीक है, अब इसका हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अब आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, और जो आपका कार्बन है उसका द्रव्यमान 12 होता है।
लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये पूरे का द्रव्यमान क्या होगा H2O का? तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कितनी हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो 1 गुणा 2 मतलब 2 हो गया। तो इस पूरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, क्योंकि उसकी जो संख्या है वो 8 है, तो उसका द्रव्यमान 16 हो गया। तो 2 जमा 16 मतलब 18, इसका क्या आ गया? 18 इसका द्रव्यमान आ गया। तो ऐसे निकालेंगे। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, CO2 उदाहरण, जैसे कार्बन का द्रव्यमान हो गया 12, क्योंकि उसका 6 क्या संख्या होती है, प्लस ऑक्सीजन की होगी 16, और 16 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो 16 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो 12 प्लस 32 जो आपका उत्तर आएगा वो आपका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे, और उसके पीछे U लग जाएगा क्योंकि उसकी यूनिट है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। अब है हमारा मोल। मोल क्या होता है? मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूरी, इसको पढ़ेंगे सभी। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणुओं, आयनों, अणुओं या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। वह मात्रा उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। जब कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम, कार्बन 12 एक परमाणु है, ठीक है। जब कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है। मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है। एक मोल जैसे 1 किलो होता है, ऐसी जो मोल है वो बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, ठीक है। किसके बराबर होती है ये? कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर होता है एक मोल। समझ में आ रही है? जैसे 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं, तो वैसे ही एक मोल में 12 ग्राम कार्बन का क्या होता है? कार्बन का जो परमाणु होते हैं 12 ग्राम एक मोल में। और इसकी संख्या कितनी होती है? कितने इसके अंदर परमाणु पाए जाते हैं? 6.022 गुणा 10 की जो शक्ति है 23, पावर जो है वो 23, इसके बराबर उसके अंदर जो परमाणु है वो पाए जाएंगे। समझ में आ गया? जो कार्बन है, कार्बन 12 जो है हमारा परमाणु, उसके 12 ग्राम के बराबर होता है एक मोल। और उसके अंदर कितने जो परमाणु होते हैं, कितने परमाणुओं के पाए जाते हैं? 6.022 इंटू 10 की शक्ति 23 के इतने मॉलिक्यूल उसके अंदर, जो परमाणु हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके आप समझ सकते हैं, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ऐसे ही 1 दर्जन में, ऐसे ही 1 मोल में 12 ग्राम कितने क्या होता है? कार्बन 12 का हमारा मोल होता है, और इतने उसके अंदर परमाणु होते हैं। तो ये सिंपल था, ये सभी को समझ आया होगा। अब जो ये संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये होती है हमारा एवोगैड्रो संख्या। इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। मैंने बता दिया कि कणों की संख्या कितनी होती है, निश्चित होती है। इसी संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक और एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इसी संख्या को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या। मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक मोल में इतनी पाई जाती है। अब मान लो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, 1U और कितनी मात्रा? 1 ग्राम मात्रा। तो अगर उसका द्रव्यमान 1 होता है, उसकी मात्रा 1 ग्राम है, उसको इससे हम अगर गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितने जो हमारे परमाणु हैं वो मौजूद है। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं कि कितने परमाणु हमारे मौजूद होते हैं। अब कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 होता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा कितनी? 12 ग्राम। तो अगर हम इसको 12 जो द्रव्यमान है उसका, उसके अंदर इतने पाए जाते हैं, इतने जो हमारे परमाणु हैं वो पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन 14 के अंदर इतने नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। 14 द्रव्यमान के नाइट्रोजन में और कितनी मात्रा? 14 ग्राम, उसके अंदर इतने पाए जाते हैं। तो ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और मोल कितने? सबके 1 मोल है।
तो ये बहुत ही आसान है, आप सभी को अच्छे से समझ भी आएगा। अब है हमारा तालिका को देखें और निम्न बातों को समझें। अब इन बातों को हम समझते हैं क्या कह रहे हैं ये। हाइड्रोजन का 1 ग्राम परमाणु में 1 मोल होता है और उस 1 मोल का परमाणुओं की संख्या इतनी होती है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है उसका जो द्रव्यमान, और 1 ही ग्राम उसको हमने लिया है, तो उसके में कितनी, 1 ग्राम में कितनी संख्या होगी, इतनी संख्या पाई जाएगी। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो है कि 1 किलो में आपके 10 टमाटर चढ़े, ठीक है, और 1 ही किलो में आपके 1 ही किलो में 5 सेब चढ़े, ठीक है। तो उस पर निर्धारित है ये कि 1 ग्राम में हाइड्रोजन के 1 ग्राम में इतने हैं, लेकिन कार्बन के 12 ग्राम के परमाणु में इतने हैं, 16 ग्राम में इतने हैं, 16 ग्राम में भी इतने हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 1 यूनिट में 1 परमाणु होता है, ठीक है। 1 यूनिट में 1 परमाणु होता है, 12 यूनिट में भी 1 परमाणु होता है और 14 यूनिट में परमाणु होता है। तो ऐसे ये इसकी संख्या निकाली जाती है। तो अब आगे है हमारा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर मास। किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु के मोलर द्रव्यमान का ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 U, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु हो गया 1 ग्राम, ठीक है। जितने इसमें बताया गया है कि एक जिस तत्व का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। अब जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु होते हैं, इस 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इतनी होती है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इतनी होगी। इसी प्रकार मोलर द्रव्यमान 12 होता है कार्बन का, और ऑक्सीजन का जो 16 होता है और सोडियम का 23 होता है। मोलर द्रव्यमान जो है हम ऐसा निकल सकते हैं हमारा। तो उसके अंदर अगर आपको H2O दिया हो, मान लो हाइड्रोजन का जो H2O का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, मैंने निकाल के बताया था आपको। हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो 16 + 2 18। 18 को अगर हम इससे गुणा कर देंगे, जो है हमारा एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 से अगर हम उसको गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि H2O में कितने जो है हमारे परमाणु मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा पूरा पाठ, और ये आसान भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। आप इसको अच्छे से समझोगे और जो समझ नहीं आएगा आप वो मुझसे पूछ सकते हो।